गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पाठ 1 अर्थशास्त्र का पालमपुर गांव की कहानी के प्रश्न उत्तर लिखवा दिए थे। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर भी उसके लिखवा दिए थे, तो उम्मीद है आपने कॉपी में कर लिया होगा। अब दूसरा पाठ है अर्थशास्त्र का संसाधन के रूप में लोग। ये मैं आज आपको समझाऊंगी, आपको इससे समझना है। तो संसाधन के रूप में लोग का अर्थ है वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। अब जो संसाधन मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी जो है वो कौशल और निहित उत्पादन का स्टॉक है। ये इसका मुख्य जो पॉइंट है, उसकी मेन पॉइंट वही समझा रही हूँ मैं आपको। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। मानव संसाधन की ओर अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्तियों में बदला जा सकता है। अगला, मानव संसाधन में जो शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपको कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। मतलब प्रकृति से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती हैं, जैसे पशुपालन और खेती करना, मछली पालना, मुर्गी पालना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। वे क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन करते हैं। मतलब द्वितीयक क्षेत्र में जो उद्योगों में बनाया जाता है, जैसे कपड़ा, कुर्सी, टेबल, आप कुछ भी मान सकते हैं। जो मनुष्य उद्योग धंधे छोटी सी फैक्ट्री लगाकर या बड़ी फैक्ट्री लगाकर जो चीज़ बनाता है, उसे सभी को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र में आता है जो हमारे लिए चीज़ें, सेवाएं देती हैं, वो सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। ये सभी सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़कर 2011 में 73% हो गई है। मतलब साक्षरता दर भारत में बढ़ती जा रही है। उसका सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में व सबसे कम साक्षरता बिहार में है। सबसे अधिक साक्षरता केरल में सभी पढ़े लिखे लोग हैं और बिहार में सबसे कम साक्षर लोग हैं। उसके बाद शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2017 में 33 पर आ गई है। मतलब पहले ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु होती थी, अब घट गई है, अब कम इसमें सुधार हुआ है, 33 पर आ गई है। इसी अवधि में जन्म दर
20.2 और मृत्यु दर 6.3 पर आ गई है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी मतलब जैसे मौसम के हिसाब से लोगों को काम नहीं मिलता है, या तेज़ बारिश में लोगों को काम नहीं मिलता है, और इस तरह से। और शहरी क्षेत्र में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपका संसाधन मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें लोग रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था सही से नहीं चल रही है, इसका सूचक है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाएं सामने आ रही हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर मैंने समझा दिया है आपको। ये अब इतना समझ के रखना है, और आगे के क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगले वीडियो में भेजूँगी।